अब देखिए 24 घंटे 24 रिपोर्टर 30 मिनट में हम आपको दिन की हर बड़ी खबर दिखाएंगे। सबसे पहले इस शो की 4 बड़ी खबरें। मेरे साथ देखिए, अभिनेता आमिर खान ने कहा देश में असुरक्षा का माहौल। बोले मेरी पत्नी किरण ने पहली बार देश छोड़ने की बात कही। जितेंद्र दीक्षित बताएंगे खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी संगठन आईएस में लड़ रहे हैं अभी 17 भारतीय, 6 भारतीय मारे गए। अजय बाचलू बताएंगे गिद्ध से टकराकर वैष्णो देवी में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, महिला पायलट समेत 7 की मौत। और सुमेरा खान बताएंगी सिंगापुर के पीएम ने मोदी को दी भारतीय रेस्टोरेंट में डिनर पर दावत और केले के पत्ते पर खाया साउथ इंडियन खाना। आगे देखिए सबसे बड़ी खबर। अभिनेता आमिर खान ने देश में बढ़ती असहिष्णुता के मुद्दे पर दिया बड़ा बयान। कहा पत्नी किरण ने देश से बाहर जाने की इच्छा जताई क्योंकि उसे बच्चों के बारे में डर लग रहा है। दिल्ली में रामनाथ गोयनका अवार्ड्स में शामिल होने आए आमिर खान ने पहली बार देश में बढ़ती असहिष्णुता के मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ी। I also feel that there is a sense of insecurity, there is a sense of fear. I mean, when I sit at home and talk to Kiran, you know, Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now, that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. She fears for her child, she fears for, you know, what this atmosphere around us will be. She feels scared to open the newspapers every day. आमिर खान ने विरोध में अवार्ड लौटाने वाले इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के कदम का भी समर्थन किया। केजरीवाल ने लालू से गले लगने पर मचे बवाल पर दी है सफाई। कहा लालू ने जबरदस्ती लगाया था गले। केजरीवाल ने 20 नवंबर को पटना में नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान की इन तस्वीरों पर दी है सफाई। सरकारी कार्यक्रम में नीतीश जी के मुख्यमंत्री बनने के कार्यक्रम में जब मैं स्टेज पे चढ़ा तो सामने लालू जी खड़े थे। तो मैंने हाथ बढ़ाया, उन्होंने हाथ बढ़ाया और हाथ खींच लिया मैंने और खींच के गले लगा लिया। अभी मेरा हाथ उठा के हमने गठबंधन नहीं किया, हम लोगों ने भ्रष्ट राजनीति का समर्थन नहीं किया और ना तो नहीं कर सकते। तस्वीरें बता रही हैं कि भले ही लालू ने उन्हें अपनी ओर खींचा और मिलकर हाथ उठा दिया, लेकिन केजरीवाल भी कहीं असहज नहीं दिखे। दिल्ली चुनाव के दौरान केजरीवाल ने भ्रष्टाचारी राजनीति का जिक्र करते हुए लालू यादव का भी नाम जोर शोर से लिया था। बिहार के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का लालू से गले मिलना अब बीजेपी के निशाने पर है, क्योंकि बीजेपी की जो दिल्ली इकाई है दिल्ली प्रदेश की, उसने दिल्ली के अलग अलग जगहों पर एक ऐसे पोस्टर लगाए हैं जिसमें लिखा हुआ है कि अन्ना जी कल की बात है, अब तो लालू जी का साथ है। और ये तंज कसते हुए बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने ये पोस्टर यहाँ पर नई दिल्ली के कई इलाकों में यहाँ पर लगाए हुए हैं, जिसमें आप साफ देख सकते हैं उस फोटो को सामने दर्शाया गया है जिसमें अरविंद केजरीवाल लालू प्रसाद यादव से गले मिल रहे हैं, जो कि 20 तारीख को ही शपथ ग्रहण का कार्यक्रम था बिहार के नई सरकार को लेकर। उसमें अरविंद केजरीवाल बतौर अतिथि वहां पर पहुंचे थे। उसके बाद से ही अरविंद केजरीवाल विरोधियों के निशाने पर भी थे, साथ ही अपने जो पुराने सहयोगी हैं उनके भी निशाने पर थे। अलग बंगले में नहीं जाएंगे बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और मंत्री तेज प्रताप। सूत्रों के मुताबिक मां राबड़ी देवी के घर से ही संभालेंगे काम। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और उनके भाई और बिहार कैबिनेट में मंत्री तेज प्रताप सरकार की ओर से मिलने वाले अलग बंगले में नहीं जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक दोनों भाई मां राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड वाले घर पर ही रहेंगे। सूत्रों की माने तो लालू प्रसाद यादव खुद भी अपने बेटों के अलग रहने के पक्ष में नहीं हैं। लालू के दोनों बेटे बहुत कम उम्र में सरकार में शामिल हुए हैं, शायद इसीलिए लालू उन्हें अपने साथ रखकर सरकार चलाने के दांवपेच सिखाना चाहते हैं। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी संगठन आईएस में अभी 17 भारतीय लड़ रहे हैं, जबकि 6 भारतीय मारे जा चुके हैं। देश की सुरक्षा एजेंसियों को मिली एक खुफिया रिपोर्ट से जानकारी मिली है कि अब तक कुल 23 भारतीय खूंखार आतंकी संगठन आईएस से जुड़ चुके हैं। आईएस में शामिल हुए 6 भारतीय मारे जा चुके हैं। मारे गए 6 लोगों में सबसे ज्यादा 3 लोग कर्नाटक से, जबकि एक उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से, एक महाराष्ट्र के ठाणे से और एक तेलंगाना के आदिलाबाद का रहने वाला बताया जाता है। भारत, पाकिस्तान जैसे एशियाई देशों से जाने वालों को लड़ने में कमजोर माना जाता है, इसीलिए इनका इस्तेमाल बड़ी चालाकी से आत्मघाती दस्तों के तौर पर किया जाता है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक आईएस में शामिल होने वाले में सबसे ज्यादा ताकतवर अरब देशों के लोगों को माना जाता है, जिन्हें कि इराक और सीरिया में अफसर के तौर पर रखा जाता है। लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद ने पेरिस हमले पर कहा, पश्चिम में इस्लाम को बढ़ने से रोकने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत हमला। 26/11 मुंबई हमले के गुनहगार आतंकी हाफिज सईद ने एक ऑनलाइन इंटरव्यू में कहा है कि पेरिस पर हमला इस्लाम को बदनाम करने की साजिश है। हाफिज सईद ने पेरिस पर हुए आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा कि हमले के लिए पश्चिमी देशों और खासकर फ्रांस के मुसलमानों को इसके लिए जिम्मेदार मानकर उन्हें निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। हाफिज ने कहा कि दाइश संगठन के पीछे पश्चिमी देशों का हाथ रहा है। अरबी में ISIS यानी इस्लामिक स्टेट समूह को दाइश के नाम से जाना जाता है। हाफिज सईद पहले से भारत में आतंकी भेजते रहा है, लेकिन अमेरिका के प्रतिबंध के बाद उसने लश्कर-ए-तैयबा का नाम बदलकर जमात-उद-दावा कर दिया है। आतंकी संगठन ISIS की नजरें अब भारत पर हैं। खुफिया एजेंसियों की बात अगर माने तो ISIS पश्चिम बंगाल में कुछ युवाओं की भर्ती की तैयारी कर रहा है। केंद्र सरकार की खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पश्चिम बंगाल के युवाओं को इंटरनेट के जरिए बरगलाने में लगा है ISIS अपनी पत्रिका डबिक में जिहाद के नाम पर लेख के जरिए युवाओं को बहकाने में लगा है। कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के 11 और नदिया के 7 गांवों से 147 आपत्तिजनक पोस्टर बरामद हुए थे। बांग्लादेश में ISIS की मौजूदगी के सबूत मिलने के बाद केंद्र सरकार ने ममता बनर्जी की सरकार को आगाह किया था, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार ने अभी तक साइबर सेल का गठन तक नहीं किया है। यूपी के सहारनपुर में किसानों के बीच पहुंचे राहुल गांधी, कहा मोदी नहीं ला पाए अच्छे दिन। जब हम आज कहते हैं अच्छे दिन आएंगे तो लोग हंसते हैं, जैसे आप अभी हंसे। लंदन जाते हैं, मलेशिया जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, बड़े बड़े भाषण होते हैं, यहाँ अच्छे दिन नहीं आए। सहारनपुर में किसान मजदूर संवाद पदयात्रा के दौरान राहुल ने पूछा कि अच्छे दिन कब आएंगे। प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के साथ राहुल ने पिलखनी से पटनी तक 7 किलोमीटर लंबी पदयात्रा के दौरान गन्ना किसानों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं जानी। राहुल गांधी ने अखिलेश यादव को भी नसीहत देते हुए कहा कि अभी भी यूपी को बदलने का वक्त है। यूपी में 1.5 साल बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। सिंगापुर के प्रधानमंत्री के साथ साधारण से रेस्टोरेंट में किया प्रधानमंत्री मोदी ने डिनर। आम लोगों के बीच खाया साउथ इंडियन खाना। ये तस्वीरें हैं भारतीय व्यंजनों के लिए मशहूर सिंगापुर के कोमला विलास रेस्टोरेंट की, जहां सिंगापुर के प्रधानमंत्री लींग सियन लुंग मोदी को लेकर पहुंचे। किसी भी शहर के साधारण होटल की तरह दिख रहा कोमला विलास रेस्टोरेंट सिंगापुर के सिरांगून में बसे लिटिल इंडिया में है। डिनर के लिए वड़ा और दूसरे व्यंजन टेबल पर वेटर ने लाकर रखे और तब शुरू हुआ डिनर करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री को भारतीय खाने को खिलाने के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हुए ट्वीट भी किया और सेल्फी भी ली। 1947 में बने इस रेस्टोरेंट के मालिक एम राजू साल 1936 में भारत से सिंगापुर गए थे। रेस्टोरेंट की खासियत यहाँ बनने वाले 40 तरह के डोसे हैं। सिंगापुर में कल मोदी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। कल उनके दौरे का आखिरी दिन है। अब बात वैष्णो देवी की, जहां एक हेलीकॉप्टर हादसे में 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के कटरा में माता वैष्णो देवी के दर्शन कराने वाला हेलीकॉप्टर क्रैश, हादसे में 7 लोगों की मौत। भयानक आग की लपटों में झुलस रहा ये वही हेलीकॉप्टर है जिसमें 7 जिंदगियां जलकर खाक हो गई। हेलीकॉप्टर में जम्मू और दिल्ली के 2 परिवारों के 3-3 लोग सवार थे। हादसे में महिला पायलट समेत सभी 7 लोगों की मौत हो गई। दोपहर करीब 1 बजे हेलीकॉप्टर ने कटरा से उड़ान भरी थी, लेकिन अचानक एक गिद्ध हेलीकॉप्टर से टकरा गया, जिससे उसमें तकनीकी खराबी आ गई। हैदराबाद की रहने वाली महिला पायलट सुनीता विजयन ने तुरंत हेलीकॉप्टर को कटरा के लिए वापस मोड़ा, लेकिन रास्ते में वो क्रैश हो गया। मारे गए लोगों में एक 5 साल की बच्ची और नवविवाहित जोड़ा भी शामिल था। डीजीसीए ने जांच पूरी होने तक हेलीकॉप्टर सेवा पर रोक लगा दी है। वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कटरा से सांझी छत तक के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है। मुलायम सिंह के जन्मदिन पर यूपी के संभल में कार्यकर्ताओं ने की फायरिंग। वहीं मुरादाबाद में बारबालाओं पर लुटाए गए नोट। मुलायम सिंह के 76वें जन्मदिन पर संभल की सड़क पर कानून का मजाक उड़ाते हुए खूब हुड़दंग हुआ और हवाई फायरिंग तक की गई। तस्वीरें देखिए कैसे एक शख्स जुलूस में कमर पर कट्टा लगाए घूम रहा है। फायरिंग करने वाले अब रास्ते की आप किसी को बता दें कोई फायर कर रहा हो या पटाखा किसी ने छोड़ दे तो उसकी आवाज को फायर नहीं किया जा सकता। मुरादाबाद में तो पार्टी के कार्यक्रम में बारबालाओं के ठुमके तक तो गनीमत थी, लेकिन उन पर नोट भी उड़ाए गए।
जिस यूपी के 50 जिले सूखे की मार झेल रहे हों, वहाँ समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को ये तरीका समाजवादी तो बिल्कुल नहीं लगता। राम मंदिर पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान से बेफरा विपक्ष। भागवत ने कहा था राम मंदिर बनाना ही अशोक सिंघल को होगी सच्ची श्रद्धांजलि। मंदिर बनाने का काम केवल अशोक जी का नहीं, हम सबको संकल्परत होना पड़ेगा और उस काम को परिणाम तक आगे बढ़ाने में हम क्या क्या कब कर सकते हो करना पड़ेगा। 2019 में जो चुनाव होगा लोकसभा में, वहाँ तक खींच के ले जाना चाहते हैं ताकि अगले चुनाव का वो एक मुद्दा बन सकता हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि लोगों की अब उसमें उतनी दिलचस्पी नहीं है। अगर किसी मुद्दे पे विवाद हो तो हम आपस में बैठ के उसको सुलझा लें, और अगर आपस में नहीं सुलझता है तो न्यायालय के शरण में जाए, और न्यायालय के प्रति सबों को आस्था है, न्यायालय का फैसला सबों को मान्य होगा। हाल ही में दिवंगत हुए वीएचपी के संरक्षक अशोक सिंघल को राम मंदिर आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता रहा है। अरविंद केजरीवाल बने रहेंगे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक। कहा, पार्टी के लिए पंजाब में दिल्ली जैसा मौका है। केजरीवाल को संयोजक बनाए रखने के साथ ही राष्ट्रीय परिषद का कार्यकाल 3 साल और राष्ट्रीय कार्यकारिणी का कार्यकाल 1 साल बढ़ाने का भी फैसला हुआ है। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी जीत रही है भारी बहुमत से। अभी तक जितने हम लोगों ने सर्वे भी कराए हैं इंडिपेंडेंट, 55% तक वोट हम लोगों के आ रहे हैं। आपकी राष्ट्रीय परिषद की बैठक में ना बुलाए जाने को लेकर कई नेताओं ने बैठक के बाहर तीखा विरोध प्रदर्शन किया। पंजाब के हालात को लेकर पिछले 2 महीने से बैकफुट पर चली आ रही सत्तारूढ़ शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी ने बठिंडा में की बड़ी रैली। इस रैली में भीड़ को देखकर नेताओं के चेहरे खिल उठे। बठिंडा के 5 किलोमीटर के एरिया में पूरी तरह से कार्यकर्ताओं और लोगों की भीड़ रैली ग्राउंड की तरफ बढ़ रही थी और इसे देखकर नेता गदगद थे। कांग्रेस को शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी ये जवाब देने में कामयाब रहे हैं कि अब भी इतनी भीड़ जुटाकर वो लोगों का विश्वास जीतने में कायम हुए हैं। कांग्रेस ये आरोप लगाती रही है कि शिरोमणि अकाली दल बीजेपी की सरकार में अब पंजाब के लोगों का यकीन नहीं रहा और उनकी नीतियों के चलते किसानों से लेकर आम आदमी सभी परेशान हैं। लेकिन इस भीड़ ने ये तय कर दिया है कि शिरोमणि अकाली दल को अब बैकफुट पे जाने की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से सेना की मुठभेड़, हिजबुल मुजाहिदीन के 3 आतंकी मारे गए। अनंतनाग जिले के सिलगाम गांव में दोपहर के वक्त सर्च ऑपरेशन कर रहे सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी फायरिंग की। काफी देर तक चली मुठभेड़ में तीनों आतंकियों को मार गिराया गया। मारे गए तीनों आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि तीनों अनंतनाग के ही बिजबेहारा इलाके के रहने वाले थे। दूसरी तरफ कुपवाड़ा में सेना और आतंकियों के बीच पिछले 10 दिन से चल रही मुठभेड़ आज भी जारी रही। मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया गया। जम्मू कश्मीर के ही राजौरी जिले में पाकिस्तान की तरफ से की गई फायरिंग में सेना का एक जवान शहीद हो गया। शीना मर्डर केस के आरोपी पीटर मुखर्जी को कोर्ट ने 3 दिन और हिरासत में भेजा है। हाई प्रोफाइल शीना बोरा मर्डर केस में पीटर मुखर्जी की रिमांड अवधि बढ़ा दी गई है। कोर्ट ने पीटर मुखर्जी को 3 दिन और यानी 26 नवंबर तक सीबीआई रिमांड पर भेजा है। शीना बोरा हत्याकांड की जांच कर रही सीबीआई ने आज कोर्ट से रिमांड 10 दिन और बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने 3 दिन का समय दिया। सीबीआई का आरोप है कि शीना बोरा की हत्या की साजिश में पीटर मुखर्जी भी शामिल थे और उन्होंने सच्चाई को छिपाया है। इस मर्डर केस में शीना की मां इंद्राणी, सौतेले पिता संजीव खन्ना और ड्राइवर श्याम राय ये पहले से ही जेल में हैं। 3 पर हत्या का आरोप है। विदेश मंत्री सुषमा ने इंदौर के हॉस्टल में रह रही गीता से मुलाकात की। पाकिस्तान से लौटी गीता के परिवारजनों का अब तक पता नहीं चल पाया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज सुबह मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंची। वहां पहुंचकर सुषमा ने मूक बधिर हॉस्टल में रह रही गीता से मुलाकात की। सुषमा ने पाकिस्तान सरकार और ईदी फाउंडेशन को सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। गीता पाकिस्तान से भारत आई है, लेकिन भारत में अभी तक गीता के माता पिता का पता नहीं चल पाया है। सुषमा स्वराज ने भोपाल में कराची के रहने वाले रमजान से भी मुलाकात की। सुषमा ने बताया कि रमजान की वापसी के मुद्दे पर वो पाकिस्तान हाई कमीशन के संपर्क में है।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पेट्रोल कर्मचारी को गोली मारकर 2.5 लाख रुपए की लूट। सीसीटीवी में कैद हुई लूट की वारदात। सोमवार रात ग्वालियर के गणेशपुरा में एक पेट्रोल पंप पर बाइक से पहुंचे 2 नकाबपोश बदमाशों ने एक तेल डलवाने लगा, जबकि दूसरा पानी पीने के बहाने कैशियर के पास पहुंच गया और पिस्तौल की नोक पर पैसे लूट लिए। विरोध करने पर एक कर्मचारी को गोली भी मार दी और पिस्टल लहराते हुए आराम से निकल गए। घायल कैशियर अस्पताल में भर्ती है और पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लुटेरों को तलाश रही है। चेन्नई में फिर आफत की बारिश शुरू। पिछले हफ्ते लगातार 3 दिन की बारिश के दौरान चेन्नई में 70 से ज्यादा लोगों की बारिश की वजह से मौत हो गई थी। चेन्नई के कई इलाकों में पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है, कुछ जगहों पर सड़कों पर पेड़ गिर गए हैं। पानी की वजह से लोगों के वाहन खराब हो गए हैं। चेन्नई के कई इलाकों में आज स्कूल कॉलेजों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। 9 सितंबर को तमिलनाडु में शुरू हुई बारिश की वजह से राज्य में अब तक 120 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लोगों का भारी नुकसान हुआ है। तमिलनाडु में भारी बारिश से परेशान सीएम जयललिता ने केंद्र सरकार से 2000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद मांगी है। केंद्र ने 940 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं। क्रिकेटर रोहित शर्मा के नाम पर शुरू हुआ न्यूज ऐप। क्रिकेट जगत से जुड़ी खबरें मिलेगी। भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं जिनके नाम से न्यूज ऐप लॉन्च किया गया है। ब्रिटेन की कंपनी ने रोहित शर्मा स्पोर्ट्स राइट नाउ नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन के जरिए आप क्रिकेट जगत से जुड़ी तमाम खबरें जान सकते हैं। इतना ही नहीं, क्रिकेटर्स के निजी ब्लॉग, ट्विटर और सोशल मीडिया के पोस्ट भी आप यहाँ पढ़ सकेंगे। ऐप बनाने वाली कंपनी ने एक साल में 10 लाख लोगों से ऐप डाउनलोड का लक्ष्य रखा है। श्रीलंका में हो सकती है भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट सीरीज। 27 नवंबर को फैसला संभव। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 27 नवंबर को भारत पाक क्रिकेट सीरीज का ऐलान हो सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच ये सीरीज श्रीलंका में हो सकती है। पिछले कई दिनों से बीसीसीआई और पीसीबी के बीच सीरीज की जगह को लेकर पेच फंसा हुआ था। पीसीबी दुबई में खेलना चाहती थी, वहीं बीसीसीआई बांग्लादेश और श्रीलंका में सीरीज कराए जाने की मांग कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक श्रीलंका पर दोनों देशों के क्रिकेट बोर्ड राजी हो गए हैं। भारत पाक के बीच 3 वनडे, 2 T20 या फिर 5 वनडे मैच की सीरीज कराई जा सकती है। इसी साल भारत और पाकिस्तान के बीच दिसंबर में सीरीज प्रस्तावित है। अभिनेता रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण ने अपनी आने वाली फिल्म तमाशा का अनोखा प्रमोशन किया। दोनों मुंबई सेंट्रल स्टेशन से ट्रेन में सवार होकर नई दिल्ली पहुंचे। ये तस्वीरें हैं सुविधा एक्सप्रेस की। रणबीर, दीपिका और निर्देशक इम्तियाज अली ट्रेन से दिल्ली रवाना हुए। इंटरव्यू के दौरान सभी सितारे मस्ती के मूड में दिखे। इम्तियाज है, ये दीपिका है। अब दीपिका सर, मैं कब से आपको मिलने की कोशिश कर रहा हूँ। कहाँ थे आपने सर? फिल्म बना के भाग गए आप सर। नहीं सर। अच्छा, ओके। ये कौन है? मैं कौन हूँ? ये कोई और है। मैं कहाँ हूँ? ये एबीपी की जोयता है। हाँ? निर्देशक इम्तियाज अली की तमाशा 27 नवंबर को रिलीज होगी। पेरिस हमले के बाद आतंकवादियों को ढूंढने में लगी बेल्जियम पुलिस ने 5 और लोगों को गिरफ्तार किया। बेल्जियम पुलिस ने कई जगह छापेमारी की है। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में इन दिनों हर तरफ पुलिस और सुरक्षा बलों की मौजूदगी है। पेरिस हमले से जुड़े आतंकवादियों की तलाश में यहाँ लगातार तीसरे दिन छापेमारी हुई, जिसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले रविवार को हुई छापेमारी में 16 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बेल्जियम सरकार के मुताबिक यहाँ भी पेरिस हमले जैसा बड़ा हमला हो सकता है, इसलिए राजधानी ब्रसेल्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इसके अलावा पेरिस हमले में शामिल आतंकवादी सलाह अब्दे सलाम के भी ब्रसेल्स में छिपे होने का शक है। 13 नवंबर को पेरिस में 129 लोग मारे गए थे।